से मैं विशेषकर धौलपुर की जो हमारे बीच में महामंत्री जी, सुरेश जी, कल्याण जी, अन्य जो थानेदार जी ये आए, और सभी जो बाहर से भी हमारे, मुझे अचंभा है जयपुर के लोग होता है इसमें, जयपुर के हमारे मीडिया से आए हैं, वो जो मीडिया काम कर रहे हैं भैया खड़े हैं, उनको हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे दौसा से भी बहुत काफी लोग आए चुनिंदा। आप सबको कुछ अभी फोन आ रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, आप सबको समेकित रूप से अपने यहाँ में एक एक कर आपके विचार उद्बोधन के माध्यम से जानना चाहेंगे हम कि इस गंभीर समस्या समाज इस समय इस डिम्पल हत्याकांड को लेकर एक बहुत संकट की घड़ी से गुजर रहा है। हम पे ही दोषारोपण किए जा रहे हैं उल्टे सीधे। हमारे ही समाज की एक बिटिया जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ और हमारे ही उसके परिवारजनों को षड्यंत्र रचकर उल्टा सीधा उनको ही फंसाया गया है। इस पर हमारे समाज के सभी लोगों को एक आगे की नीति के लिए ज्ञापन हमारे भैया भी तैयार कर ही लेंगे, जो भी है, राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, उप जिला कलेक्टर के नाम, जिला कलेक्टर के नाम, और जिसको भी देना चाहेंगे तो हमारे एक्सपर्ट आप बना लेते हो ज्ञापन। हाँ, वो ज्ञापन हमें अभी जैसा अभी और आ रहे हैं लोग, सबके अभी विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे धौलपुर जिले के पूर्व जिला महामंत्री श्री सुरेश जी, जो दिल्ली में सेवारत निभा से आए हैं, मैं उनसे, ये प्रकरण आप सबको पूरी तरह पता है और हमारे साथ समाज के साथ पूरे राजस्थान के मियां कान पर पत्थर रखकर इसको सुन रहे हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं, मैं विशेषकर बहुत दुख व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन लोगों को तुम बड़े वोटों से और रात दिन भूखे प्यासे डोल कर उनका चुनाव करते हो एमएलए एमपीओ का, आपके साथ कौन है? ये बहुत गंभीर विषय और सोचने का विषय है। हालांकि समाज के सभी बुद्धिजीवी, समाज के सभी कर्णधार, समाज के सब एक्सपर्ट आदमी और टैलेंट आदमी यहाँ पर हैं। क्या हमारे साथ, हमारे समाज के कोई नेता हमारा साथ देने को इस मामले में लेकर तैयार है? जिस समय वोटों की गिनती आती है, चुनाव की आती है, आपको पता है कितने नेता आपकी मनोहार करते हैं। उन लोगों को आगे से आके हमसे पूछना चाहिए कि समाज पर क्या संकट है, समाज किस दुख की घड़ी से गुजर रहा है, समाज पर क्या गंभीर मामला है। तो मैं आदरणीय हमारे सुरेश जी, जो डिम्पल हत्याकांड है, आगे की हमें रणनीति कैसे तैयार करनी है, हम सबको क्या करना है, एक मार्गदर्शक के रूप में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए श्री सुरेश जी मीणा साहब हमारे हैं, और एक बार ताली हो जाकर सम्मान करें इनका। सरकारी सेवा होते हुए हमारे बीच में है श्री सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीओ साहब। आप सभी पंच पटेलों को जो यहाँ पधारे हैं दूर दराज से अपने निजी जीवन के कार्य को छोड़ करके, आप सभी के चरणों में सादर नमन करता हूँ सर्वप्रथम। और आप यहाँ पधारे हमारी बहन के न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम यहाँ एक दुख की लड़ाई में शामिल होने के लिए बड़ी दूर से आए हैं। हम यहाँ संघर्ष करने के लिए आए हैं, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। जिस भी बहन के साथ ये गलत वारदात हुई है, हम सबको उसके बारे में पता चल गया है। हेलो हेलो हेलो, बोलो। तो यहाँ पर सभी समाज के प्रबुद्ध जन बैठे हैं। मैं तो आप सभी से निवेदन है कि इस पर हमने पहले भी ऐसे कई संघर्ष किए हैं और सफलता हासिल की है। और आदरणीय डीओ साहब ने बताया कि राजनेताओं ने इस प्रकार से दूरी बना रखी है, ये भी एक चिंता का विषय है। इस पर भी हम सबको विचार करना चाहिए कि आज हमारे ही रहनुमा जो कि हमारे हितों की रक्षा करने के लिए जो हम वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, हमसे दूरी क्यों बना रहे हैं, इस दूरी को मिटाना है। पहला काम, हमारी कुछ कमेटियां बने। मेरा तो ये सुझाव है, आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थानीय विधायकों को या समाज के जो बड़े नेता हैं उनसे मिलें और उनसे इस संघर्ष में साथ देने की अपील करें और निवेदन करें। और दूसरी बात है कि जिस भी गांव से ये पीड़ित परिवार संबंध रखता है, उस गांव के आसपास के लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। यहाँ पर
आप बुरा मत मानना, माफी चाहूंगा, दूर से बहुत लोग आए हैं और पास से बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। जयपुर से ज्यादातर लोग बैठे हैं, धौलपुर से बड़ी संख्या में लोग आए हैं और स्थानीय लोग कम हैं। तो इस पे भी हमें विचार करना चाहिए कि हमारी रणनीति में कहाँ कमी है, हम लोगों को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं या अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शायद हमारी ही कोई कमी हो कि हम लोगों को अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। तो हमें इन सब भी विषयों पर गौर करना है कि हम अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को जोड़ें। स्थानीय लोग ज़्यादा होंगे तो उससे राजनीतिक दबाव भी बनेगा और हम सब आपके साथ हैं, चाहे जयपुर के हैं, धौलपुर के, मीणा समाज के लोग हैं, अन्य समाज के भी कार्यकर्ता जो कि इससे संवेदनशील मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं, वो सब आपके साथ हैं। हम तन मन धन से आपके साथ हैं। पूरे धौलपुर जिले से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, डीओ साहब पहचानते हैं और आगे भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार है, आप जब भी हमें बुलाएंगे हम आएंगे। और मेरा सुझाव और निवेदन यही है कि स्थानीय लोगों को इसमें जोड़ो। अगर कोई बात है तो गांव के स्तर पर पंचायत की जाए, आसपास के 2-4 जुड़े हुए गांव होते हैं वहां पर पंचायत की जाए। और पहले घर से मजबूत होना है हमें, पहले आसपास के गांवों को मजबूत करो, संगठन बनाओ, संघर्ष समिति बनाओ। और गाइडेंस के लिए आपके जयपुर के कार्यकर्ता हैं, वकील साहब हैं और लोग हैं, हम सब साथ रहेंगे। हमारे जिले से भी रिटायर्ड अधिकारी हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। पहले स्थानीय लोगों की एक कमेटी बनाओ और उसमें आंदोलन को आगे बढ़ाइए, कोर्ट में भी, प्रशासन में भी और धरना प्रदर्शन भी। जिस तरह से आप इसमें इन सब चीज़ों को जोड़ें और दबाव बनाएं, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्री भैया सही कर थोड़ी सी धौलपुर जिले के पूर्व जिला महामंत्री श्री सुरेश जी लेक्चरर साहब ने हमें ये कई मार्गदर्शन दिया कि स्थानीय लोगों की कमेटी भी बनाई जाए, स्थानीय लोगों को भी इसमें जागरूक किया जाए और आगे की रणनीति हमें कैसे तैयार करनी है इस पर भी उन्होंने हमें। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आवाज आ जाए ऐसा कर दे बस। नहीं आप इसलिए बोलिए ना। आपने जो प्रकरण थोड़ा सा बताया कि बच्ची के बारे में बताया है, लेकिन बच्ची के बारे में कितने दिन से अब तक से जो कुछ हुआ है ना उस पूरे को बताओ, कहाँ कमी है, हमने कितना प्रयास कर लिया। सही है, सही बताया। हम बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे वाली बात को ये चलो ठीक है। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया बोला यार। हमारे समाज के ही सीनियर आदमी जो हमारे बीच में है, मैसूर वाले सर, राजौली वाले, उन्होंने परामर्श दिया है और बात सही भी है कि जब से ये कांड हुआ है निर्मम, और अब तक हमारे समाज ने क्या क्या इसमें कदम उठाए हैं, क्या कार्रवाई कोर्ट में की, क्या हमने प्रशासनिक कार्रवाई की और हम आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं, क्या हमारी नीति है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ राजस्थान लेवल पर सबसे ज्यादा नहीं कोई संघर्ष कर रहा है इस घटना के ऊपर, तो वो हमारे बीच में एडवोकेट मान सिंह जी। मान सिंह जी हमें पूरी फीडबैक दे कि अब तक क्या क्या हुआ और आगे क्या करना है और किस कदर इस घटना को लेकर के हम कदम उठा चुके हैं। प्लीज अपने सहयोग से इस सभा में अवगत कराने का हमारे लिए ये बताएं, अवगत कराएं आदरणीय श्री मान सिंह जी एडवोकेट साहब। आज के इस आयोजन के सभापति साहब और यहाँ पर विराजमान पधारे हुए पंच पटेलों और मेरे नौजवान साथियों, पहले मैं इस पूरे प्रकरण के बारे में आपको बारीकी से शुरुआत से बताऊं, उससे पहले जानना चाह रहा हूं भाई पंच पटेलो, आप लोग हमें तो जानते, शायद युवा तुम जानते हो युवा साथी, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, युवा जानते हैं साहब। अब बड़े बुजुर्ग जानना जरूरी है। सवाई माधोपुर का तो रहने वाला हूं, हाई कोर्ट में वकालत करता हूं और हाई कोर्ट से सचिव रहा हूं और हाई कोर्ट में तो
लड़ाई लड़ता हूं काहे की, कानून की, पूरी मजबूती के साथ। और हाई कोर्ट के अलावा जब सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ने की नौबत आती है तो पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं छोड़ा जहां हमने लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ी। और लड़ करके 100 में से 99% लड़ाइयों के लिए सरकार को झुकना पड़ा और प्रशासन को हमारी मांग मांगनी पड़ी। लेकिन इस चीज को मैं भली भांति जानता हूं, लड़ाई लड़ी जाती है ताकत से। कमजोर व्यक्ति ना लड़ाई लड़ सकता और ना जीत सकता, और ताकत होती है समाज की एकता की। 9 मई 2023 की एक घटना है हिंडौन की। सारे लोग ध्यान से सुन लेना। सुनने के बाद मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना तो आपकी आत्मा रोएगी, आपकी आंखों से खून के आंसू रोएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से इस परिवार के साथ, इस बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार की है, मैंने तो मेरी अब तक की 14 साल की वकालत में ऐसा कोई केस नहीं देखा। दिल्ली वाला कांड भी नहीं था। तो दिल्ली वाले कांड तो निर्भया कांड था, उसके अंदर बच्चे की उम्र 18 साल से लगभग थी। इस बच्चे की उम्र तो 12 साल भी पूरी नहीं हुई थी। 9 तारीख को ये रहने वाली बच्ची है दादनपुर गांव की, जो टोडा भीम में पड़ता है। बेहद गरीब परिवार से गांव आदमी तभी छोड़ता है तब गांव के अंदर जमीन ना हो, और जमीन हो तो पानी की व्यवस्था ना हो। नहीं तो कोई भी आदमी गांव छोड़ करके बाहर जाना पसंद नहीं करेगा। हिंडौन के अंदर किराए का प्लॉट लेकर के 3 भैंस खरीद करके उनका दूध बेच करके ये परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। 9 मई की ये घटना है, सुबह 11 बजे की। 11 बजे ऐसा कौन सा परिवार है जहां मां में और बच्चों में झगड़ा नहीं होता? बताओ मुझे, कौन सा परिवार? जब बच्चे गलती करते हैं तो मां डांटती भी है, कान भी पकड़ती है, पिटाई भी कर देती है। कोई बात की बात नहीं थी। बच्ची जब घर नहीं है, सुबह 11 बजे की बात है, तो मां ढूंढती हुई निकली। गांव में भी बच्चा अपना घर नहीं आता है तो अपन ढूंढने भेजते हैं, भैया देखा है पड़ोस में तो नहीं बैठा। बच्ची उस खेत के अंदर, एक खेत के अंदर बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर एक खेत है जो वहां के लोकल व्यक्ति का है, जिसका बच्ची ने बयानों में नाम लिया है, ललित शर्मा। उस खेत के अंदर बच्ची जली हुई अवस्था के अंदर एक पेड़ के नीचे मिली बच्ची की मां को। और इस घटना को देखने वाले उसी मोहल्ले के लोग, जिन्होंने बाद में जले हुए कपड़े उस बच्ची के ला करके और घर पे इस बच्ची की मां को दिए। 9 तारीख को जब ये घटना घटी तो ये बच्ची जल गई, तो बच्ची को लेके आए हिंडौन अस्पताल के अंदर। हिंडौन अस्पताल के अंदर लाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची की स्थिति गंभीर है, क्योंकि वो 70% झुलस चुकी थी, बच्चे की संभावना कम है, तो बच्ची को जयपुर रेफर कर दिया। 9 तारीख की रात को बच्ची जयपुर पहुंच गई। 10 तारीख को उसका पिता जयपुर से आया और 11 तारीख को मुकदमा दर्ज करवा दिया। और 11 तारीख को हिंडौन के लोकल अखबार में पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार खबर क्या छपती है कि बच्ची लाइट से चिपक करके झुलस गई। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको पता हो कि आपकी बच्ची के साथ किसी ने इस तरह कांड किया और पुलिस बोलते कि बच्ची लाइट से झुलस गई, तो क्या करोगे आप लोग? चुपचाप बैठ जाओगे या आगे लड़ोगे? आगे लड़ोगे साहब। इस परिवार ने वही काम किया। जब पुलिस ने इस मामले को गोल मटोल करके और इसको रंग दिया कि साहब लाइट से चिपक के मर गई, जबकि लाइट के वहां तक दूर दूर तक कोई निशान नहीं थे। पुलिस ने सोचा गरीब परिवार है, चीखेगा, चिल्लाएगा और 4 दिन बाद चुपचाप बैठ जाएगा। 12-13 बच्ची एडमिट रही और 14 मई को बच्ची के जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर जो पुलिस बयान लेती है, वो बयान होते हैं 161 के।
और एक बयान होते हैं 164 के जो मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने होते हैं, और वो बयान केस का जांच अधिकारी जो होता है उसको करवाने होते हैं। वो बयान बहुत अनिवार्य और बहुत महत्वपूर्ण बयान होते हैं। 161 के बयान भी जब इस परिवार के लोगों ने बार बार फोन किया, गूंगी थी, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो बयान कैसे देती। परिवार, ये काम होता है पुलिस का, जो गूंगे बहरों के टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको बुलाना होता है, लेकिन उन्होंने उनको बुलाया भी नहीं। परिवार के लोगों ने प्रयास करके एक टीचर थी आसिफा खान जी, उनको बुलाया और उनकी मौजूदगी में, थाने के अधिकारी की मौजूदगी में उस बच्ची के बयान हुए और उस बच्ची ने साफ तौर पर उस बच्ची को 20-25 फोटो दिखाए। किसने दिखाए? पुलिस ने दिखाए। उन 20-25 फोटो दिखाने के बाद जो बच्ची मृत्यु शैया पे पड़ी है, डॉक्टर कह चुके थे कि बच्चे की संभावना ना के बराबर है। गूंगी बहरी 12 साल की बच्ची, वही बोला जो मरते हुए एक 80 साल का आदमी भी बोलता है, मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। बच्ची ने 20-25 फोटो में से एक फोटो पे उंगली रख दी और कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत काम करके मुझे जलाया। अब बताओ, जब बच्ची ने उस आरोपी की शिनाख्त कर ली तो सामान्य तौर पे तो पुलिस का कितना बड़ा अधिकारी आ जाए यहाँ पे, और इस केस के अंदर कई अधिकारी मुझसे मिले, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। सामान्य तौर पर तुरंत बच्चे के बयान के बाद बच्ची जिनका नाम लेती है, तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। ये मेरे पास है ये परिवार, क्योंकि साहब मैं भी कोर्ट में वकालत करता हूं, मेरे पास तो समय नहीं। कोर्ट में जाऊंगा तो घर का चूल्हा चलेगा, और कोर्ट के अंदर बहुत गरीब परिवार है जिनकी लड़ाइयां मैं कोर्ट के अंदर फ्री में लड़ता हूं, उनके केस वहां लड़ता हूं। तो मैंने इस परिवार से कहा, भाई आप लोग एक काम करो, हमारे समाज के जो भी कई सीनियर लीडर्स उनके पास जाओ और उनसे जाके अपनी पीड़ा को बताओ कि आपके साथ हुआ। ये गए, सब जगह जहां पे आने के बाद जब पार नहीं पड़ी तो बार बार ये मेरे पास आए, एक बार नहीं कई बार फोन किया। और बच्ची के बयान पढ़ने के बाद जब वास्तविक घटना का मुझे मालूम चला और बच्ची की मैंने फोटो देखी, और आप लोग फोटो देखोगे क्योंकि कई फोटो ऐसी है जो हमने सोशल मीडिया पे डालने लगी, तो आप कहोगे कि कितना जघन्य अपराध हुआ इस बच्चे के साथ। तो मेरी आत्मा मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वही कोर्ट से उस केस के जांच अधिकारी नई मंडी थाना इंदौर के राम किशन जी यादव, उनको फोन लगाया मैंने। कितनी तारीख को? 15 तारीख को। मैंने, यादव साहब, ऐसे संगीन मामले में, ऐसे जघन्य अपराध में अब तक आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो उनके जवाब था कि वकील साहब मैं बाहर हूं और मैंने गांव में गाड़ी भेज दी, उस आरोपी को अब गिरफ्तार करके थोड़ी देर में लेके आ जाएंगे। हम शांत हो गए, मैंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तो कोई बात नहीं। उसके 2 दिन बाद मालूम चला कि उसको 5 मिनट की पूछताछ करके छोड़ दिया। हम बार बार कहते रहे क्यों छोड़ा, लेकिन उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। और 164 के जो बयान होते हैं, यहाँ कई बुद्धिजीवी लोग हैं, आप जानते हो वो महत्वपूर्ण होते हैं। उस जांच अधिकारी ने वो बयान नहीं करवाए जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर और जांच शैली पर 100% संदेह, डाउट जाहिर करते हैं कि बयान क्यों नहीं कराए। भाई ऐसे मामले के अंदर हो सकता है उसकी नौकरी भी चले जाए, क्योंकि 164 के बयान स्वतंत्र बयान होते हैं। 161 के जो बयान होते हैं वो तो लेती है पुलिस। उन बयानों की जज साहब के सामने कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो 164 के बयान होते हैं वो बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने स्वतंत्र रूप से। वहां बच्ची होती है और मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, सारी सच्चाई सामने जाती है। जब ऐसा संगीन और गंभीर मामला था तो उन्होंने बयान क्यों नहीं करवाए साहब? 16 निकली, 17 निकली, 18 निकली, 19 निकली और 20 तारीख की रात को ये बच्ची खत्म हो गई। जब तक हम कहते रहे, लेकिन समाज, हम दिन रात समाज करते हैं, समाज सोता रहा, कोई जागा नहीं। हम कहते रहे कि समाज जाग जाएगा तो इस बच्चे का इलाज दिल्ली के अंदर एम्स हॉस्पिटल हो जाएगा, तो उस टाइप बच्ची बच जाए। एम्स तो बहुत दूर की बात है,
सवाई मानसिंह अस्पताल में इस बच्ची का इलाज ढंग से नहीं हुआ। 20 तारीख को जब बच्ची खत्म हो गई तो बच्ची को लेकर के लोग आ गए गांव के अंदर, दादनपुर के अंदर। दादनपुर में जब अपने घर पे बच्ची को लेके आ गए तो रात को 9 बजे टोडा भीम थाने के सिपाही, क्या नाम था उस सिपाही का, भीम सिंह जी, सीताराम, और एक और था ना, क्या नाम था उसका, एक सिपाही होता है, एक सीताराम और एक और, उन्होंने घर पे आकर के इनसे मां बहन की गाली निकाली, इनको डराया और इनको धमकाया। एक तरफ तो बच्ची मर गई, ऊपर से पुलिस आके इनको घर पे आकर के डरा रही है, धमका रही है। ऐसी कोई ना तो कानून कहता और ना कोई सी प्रशासनिक व्यवस्था कहती। अगले दिन इनसे जबरदस्ती इनको डरा करके धमका करके वहां पर सैकड़ों पुलिस आ गई और कहा बच्ची को दाग लगाओ। ये केस में बाद में दिखा देना यार। जबरदस्ती डरा के धमका के बच्ची को दाग लगा दी साहब। अब दाह संस्कार लगाने के बाद तक मुझे लगा ऐसे संगीन मामले के अंदर समाज सड़क पे आ जाएगा, चक्के जाम कर देगा, सरकार की कुर्सी ला देगा। लेकिन बहुत दुख हुआ, किसी भी व्यक्ति की, जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से कोई स्टेटमेंट तक नहीं है। अब आगे टीए की बैठक 22 तारीख को मैं गांव में आया, दादनपुर के अंदर। आप दादनपुर से आए हो ना आप लोग? मेरे को देखा था कि उस दिन गांव में आए थे, एक बैठक में गांव में आया तो 5 लोग, मैं तो कुछ कमी इनकी कहूं चाहे गांव वालों को, मैं ना ऐसे मामले के अंदर 5 लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोग। गांव का मामला है, बच्ची का मामला है, और ऐसे संगीन मामले के अंदर जब बच्ची को बलात्कार करके मार करके जला दिया और आप लोग चुपचाप बैठे हुए हो। भाई साहब, मैंने टोडा भीम के जो विधायक साहब थे उनको फोन कर रहा है, मैंने फोन करो भाई, उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो आए शाम को 6 बजे, गांव इकट्ठा हुआ शाम को 6 बजे, और तय हुआ कि अगले दिन हम एसडीएम कार्यालय के वहां धरना देंगे और इसमें एक मांग करेंगे, निष्पक्ष मांग जांच की जाए। अगले दिन भैया एसडीएम कार्यालय तो पहुंचे नहीं, और इस केस की जो जांच कर रहा था पहले रामकिशन यादव, नई मंडी थाने के इंचार्ज, उनसे जांच लेकर के, और भरतपुर आईजी ने किसको दे दी, वित्त अधिकारी है, सीओ वित्त अधिकारी का नाम जालिम का नाम है गिरधर सिंह, उसको जांच दे दी। तो साहब उसके कार्यालय पे पहुंच के, ये 23 तारीख के बाद वहां पहुंच के, हमारे साथ में 3 विधायक थे, रिंसा मेयर जी थे, अनिता जाटव जी थी, और ये सांसद महोदय थे। अब साहब इन्होंने कहा, उसने गिरधर सिंह जी ने कहा साहब मैं क्या करूं, मेरे पास तो आज जांच चाहिए, अब मैं क्या करूं, मुझे समय तो 5 दिन का। हमने कहा भाई 5 दिन का समय आप ले लेना, लेकिन जिस अधिक सिपाही ने बदमाशी करी है उसको सस्पेंड तो कर दो पहले आप लोग। और 5 दिन का समय देने पर ये बेटा परिवार, मैं तो सहमत नहीं था भाई, लेकिन भैया समाज के नेता आ गए तो उनकी बात माननी पड़ी। इन्होंने कहा साहब 5 दिन का समय दे दिया जाए। मैंने कहा इस सिपाही को तो सस्पेंड कराओ जिसने बदतमीजी करी। शाम को 5 बज गए और कहते रहे पुलिस वाले कि साहब ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आ रहा। 5 बज गए, ना तो ऑर्डर आया और ना वो सिपाही सस्पेंड हुआ। और पुलिस इंतजार कर रही थी, शाम को 7 बज जाएंगे, पब्लिक चले जाएगी और वो तो घर चले जाएंगे, क्या करेंगे। ये होता है। आज भी अगर शाम तक आप लोग रुक जाओ और यार 5 आदमी इकट्ठे कर दो, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको दोबारा पंचायत पर जरूरत पड़ेगी। 24 घंटे फैसला हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर। लेकिन इस बात को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, शाम तक रुकने वाले नहीं। वही हुआ, पब्लिक निकल गई, फिर परिवार ने सहमति बनी कि भाई एसडीएम कार्यालय के बाद धरना चालू कर दिया। धरना चालू करके ये वो घटना बता रहा हूं पंच पटेल आपको, जिसमें रत्ती पर फर्क नहीं आएगा। मैंने शासन से भी कहा है, सरकार से भी कहा है कि पुलिस कह रही है कि वो जयपुर में बैठा मानसिंह मीणा जनता को क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है।
और जनता को गुमराह करना ही पता है क्या है? अपराध है। मैंने ऊपर कहा, अगर मैं गुमराह कर रहा हूं, अगर मैं जनता को गुमराह कर रहा हूं, भटका रहा हूं, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो ना भाई, मुझे जेल में डाल दो। अगर मैं गुमराह कर रहा हूं, जनता को भटका रहा हूं, तो मैं आज इस मीन भगवान के मंदिर में सौगंध खा के कहता हूं कि जीवन भर के लिए वकालत छोड़ दूंगा और आप समाज जो मुझे सजा देगा उसको भुगतने के लिए मान सिंह मीणा तैयार। मैंने सबसे कहा, सरकार से कहा, पुलिस से कहा, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं जो आमने सामने बैठ के बात कर। धरना चालू करके गया इंदौर में, जयपुर निकला था, 10 मिनट बाद फोन आया, साहब धरना हटा दिया। किसने हटा दिया? सब गांव वालों ने कहा कि 5 दिन तो बात माननी पड़ेगी। 5 दिन की जगह 15 दिन निकल गए साहब। 15 दिन तक भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई चालू नहीं। पुलिस ने सोचा कि मामला ठंडा हो गया तो चुप हो जाएंगे, लेकिन जिसकी बेटी मरती है वो बाप और मां कैसे चुप रह सकते हैं? इन्होंने जयपुर आए, दर दर पे इन्होंने ठोकरें खाई, सब जगह सामाजिक संगठनों के पास, महिला संगठनों के पास, विधायकों के पास, कांग्रेस, भाजपा, सबके पास जाने के बाद इन्होंने कहा भाई अब राजधानी में बैठ के धरना चालू करते हैं कि शायद समाज हमारा जाग जाए। धरना चालू किया। वहां 6 जून को लोग जुड़ने लगे। ये प्रकरण जन आंदोलन का रूप लेने लगा और जयपुर के अंदर कितनी तारीख की बात हो? कैंडल मार्च निकाला था 20 तारीख को, 20 जून की बता रहा हूं मैं आपको बात। ये 20 जून को वहां बहुत सारी जनता इकट्ठी हुई और पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस की ताकत को धक्का मारते हुए, तोड़ते हुए हमने रोड पे आकर के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया, कैंडल मार्च निकाला और ये आंदोलन राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन बन गया। पूरे देश में ये चिंगारी फैल गई, पूरे देश में। हम भी ये चाहते जब चिंगारी फैलती है तो आग का रूप धारण कर लेती है, और आग जब लगती है तो फैसले हो जाते हैं। अगले दिन पुलिस ने एक ऐसा माया जाल रचा कि मां के, पिता के और उस बच्चे के मामा के नाम एक नोटिस निकाला कि साहब आपसे पूछताछ करनी है। हमारे समाज के एक बहुत सीनियर रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके भाई पुलिस में बहुत अच्छे ओहदे पे हैं। भाई नियम तो यही है कि नोटिस निकाल दिया तो बयान देने ही पड़ते हैं। बयान नहीं दोगे तो पुलिस घर से उठा कर ले जाएगी। पुलिस ने बुला करके और इनको गिरफ्तार करके इनको अगले दिन अखबार में खबर छाप दी कि बच्ची की हत्या इसके मां ने, बाप ने और मामा ने की। और पत्रिका और भास्कर में बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी। अरे कब खबर छपी? 22 तारीख को, 22 जून को 9 मई की ये घटना है। यहां लड़ाई लड़ी, जयपुर लड़ाई लड़ी, लेकिन ना पत्रिका ने, भास्कर ने, अखबार में एक शब्द ने छपा कि परिवार बैठा है और लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जैसे ही इस परिवार के खिलाफ उल्टी खबर आई, पत्रिका भास्कर ने फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी खबरें छाप दी और फिर साहब फोन की घंटियां बजने लगी। अजय साहब ये तो परिवार ही दोषी है। मैं पूछना चाहता हूं युवाओं से, समाज के पंच पटेलों से और सामाजिक संगठनों के बैठे हुए अध्यक्षों से, क्या अखबार की घटना को आप सच मानते हो? क्या मानते हो क्या? अरे जो आप अखबार की घटना को सच नहीं मानते तो जो प्रकरण जन आंदोलन बन चुका था वो खत्म क्यों हो गया? मैं पूछना चाहता हूं आप इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार नेता नहीं है, जिम्मेदार आप और हम आम जनता है। नेता तब आता है जब जनता की ताकत दिखती है। यहां अगर 2000 लोग होते तो आप तो कह रहे हो कि मंत्री बिना कहे, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और आसपास के नेता बिना बुलाए जाते। ये कमी हमारी है। सुड्ढा हो, पतंगल हो, ठुमके हो, तो हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब किसी बच्चे के मामले के अंदर ऐसा प्रकरण हो और तब हम नपुंसक बन के, गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। वो बच्ची गूंगी बहरी नहीं थी, गूंगे बहरे तो हम लोग, तो हमारे अंदर दर्द नहीं है, आग नहीं है और अपने आप को मीणाओं की संतान कहते हो। अरे हमारे पूर्वज तो वीर रहे, योद्धा रहे, अपनी इज्जत के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों की बलि दी।
लेकिन झुकना और मिटना कभी सीखा नहीं। ऐसे मामले में जो किसी जाति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, एक गरीब परिवार की बच्ची जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, उसी बच्ची के मां बाप को हत्यारा बना करके आरोप लगा पुलिस ने जेल में डाल दिया। और राजस्थान के अंदर कोई सुखवाद नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, सामाजिक संगठन चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या करते हैं? हम वही करते जो हमें करना चाहिए था। हमने तो लड़ना सीखा था। मैं ये बैठा परिवार, बच्चे के माता पिता और मामा जेल में, बच्चे की बुजुर्ग मां जयपुर के अंदर 1.5 महीने से धरने पे बैठी हुई है। 3 छोटे बच्चे उस बड़ी बरसात में खुले आसमान के नीचे तड़प रहे मच्छरों ने, कीड़ों ने काट काट के फपोले हो गए पूरे शरीर पे। किसके पास जाए? खा जाएंगे। इनसे मैंने कहा भाई ये धरने को खत्म करो। क्या करता? इन्होंने मेरे से मना कर दिया कि जब तक विधानसभा चालू नहीं होगी हम यहां से हिलेंगे नहीं। हमें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार में बैठे विपक्ष के नेता विधानसभा को चलने नहीं देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। और मैंने इनको वचन दिया था कि जब तक आप इस लड़ाई को लड़ोगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1.5 साल, मैं अपना धर्म निभाऊंगा तन मन और धन से। जिस दिन आप कहोगे मैं आना बंद कर दूंगा, जब तक आप बैठे रहोगे मैं आपके साथ रहूंगा। तब से लेकर आज तक जो काम हो रहा है वो इनकी मर्जी से हो रहा है, आदेश में नहीं। ये मुझसे कह रहे हैं भाई साहब ऐसा कर ले, मैं ना कर लो। ये बैठे भीम सिंह जी, उस बच्चे के राज, जो परिवार में यही बच्चे, ये भी आ जाते तो पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती। अब तक विधानसभा के अंदर मामला उठा, लेकिन उठ करके हमारे 2-3 विधायक, हमारे कितने हैं टोटल विधायक कितने, अपने किसी को याद है क्या? 33 के समथिंग। 33 विधायक हमारे विधानसभा, नहीं कांग्रेस के कितने विधायक है? 33 तो कुल है। कांग्रेस के 10 विधायक तो मेरे ख्याल से 13 विधायक है। 2 विधायकों ने मामला उठाया विधानसभा के अंदर। अरे 2 का साथ 10 देते तो 10 के साथ 12 देते और सरकार की विधानसभा कार्रवाई चलने नहीं देते, सरकार की हालत पतली हो जाती और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेकर के तुरंत सीबीआई जांच का आदेश देते। और जिन अधिकारियों ने यहाँ पर लापरवाही बरती है, अत्याचार किया, अन्याय किया है, उनको सस्पेंड करके घर बिठाते, तब तो मानते कि हमारी सामाजिक एकता का बहुत बड़ा परिचय। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी इस मीटिंग के लिए इन्होंने कहा मैंने प्रयास करो, मैंने कहा इसे पहले गांव को 1 करो, पंचायत को 1 करो। आज यदि यहां भीड़ होती, मैं फिर कह रहा हूं अभी भी समय आप लोगों के पास, आपकी जूती आपका माथा, खाली कागज पे साइन कर दूंगा, स्टाम्प कर दूंगा, भीड़ इकट्ठी कर दो। 24 घंटे के 5 घंटे में सरकार को मजबूर नहीं कर दिया इस बच्चे के साथ न्याय करने पर, तो जीवन भर मैं सही कह रहा हूं गुलाम रहूंगा। और पंच पटेलों मेरे जाने के बाद मालूम कर लेना, मैं नेताओं वाली भाषा नहीं बोलता। मेरे जाने के बाद मालूम कर लेना, मैं नेताओं वाली भाषा नहीं बोलता। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। इस बात को मेरे बारे में जो युवा साथी है वो बहुत भली बात जानते हैं। गलत मुद्दा मेरे साथ में उठाता नहीं हूं, गलत मुद्दे की तरफ देखता नहीं हूं। शौक नहीं है हमें कि घर बार छोड़ के 1.5 महीना हो गया, 1 दिन के लिए आ जाऊंगा, 2 दिन के लिए आ जाऊंगा, 3 दिन के लिए जाऊंगा, 1.5 महीने का शौक नहीं भैया। घर बार छोड़ के, वकालत छोड़ के लड़ाई लूंगा, शौक नहीं है। लेकिन आत्मा के अंदर दर्द है और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये परिवार कहेगा, चाहे समाज साथ लगे चाहे ना लगे, नेता साथ लगे चाहे ना लगे, जब तक ये परिवार कहेगा इसके साथ लड़ाई को लड़ता रहूंगा। कोर्ट की लड़ाई में, अरे परिवार तो चला गया जेल में, अब तो कोर्ट से छूटेगा भाई, कोर्ट से छूटेगा। कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं, लड़ लूंगा अकेला निःशुल्क। गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए मैं हाई कोर्ट में वकालत करता हूं, पैसे नहीं लेता। लेकिन परिवार तो छूट जाएगा,
माँ भी बाहर आ जाएगी, पिता बाहर आ जाएगा, मामा बाहर आ जाएगा। अरे लेकिन उस माँ पे और पिता पे जो कलंक लगाया है इस भ्रष्ट सरकार ने, इन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने, इन निकमों ने, इन चोटों ने, वो कलंक कौन धोएगा मुझे बताओ। इस वीर भगवान के मंदिर में मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, युवा साथियों से, यहाँ बैठे पटों से, इस परिवार पे जो कलंक लग गया उस कलंक को कौन धोएगा? समाज धोएगी, समाज यदि चाहती है तो। और जो असली हत्यारे हैं, जो खुलेआम घूम रहे हैं, सही बात। उनको सजा कौन देगा? फैसला आपको करना है। मैंने पूरा प्रकरण, सही बात बताइए। पूरा प्रकरण आपको मैंने जैसे 5वीं क्लास के बच्चे को समझाते हैं वैसे मैंने आपको समझा दिया। और किसी के मन में नहीं आ गया। अब भी कोई शंका हो, समझ में नहीं आया हो, और ये संदेह हो, शक हो कि पता नहीं काहे से मामलो, तो भैया भगवान के मंदिर में बैठो, चुपचाप निकल के जा सकते हो, या फिर पूछ सकते हो कि वकील साहब हमें यहां और संतुष्ट करो, मैं उस बात से भी आपको संतुष्ट करूंगा। पुलिस ने कहा कि बच्ची की मां के किसी अन्य पुरुष के साथ गलत अवस्था में मिली है, इसलिए बच्ची की मां के झगड़ावार बच्ची जाकर के पेट्रोल से जल गई। मैं कहना चाहता हूं उस पुलिस के अधिकारियों से, बताऊं ना, मैं पहला आंदोलन नहीं है, आपने भी कई आंदोलन किए, हमने भी सैकड़ों आंदोलन कर चुके, और जो आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाता है ना साहब, उसको पुलिस बुला के दिखाती है सबूत, साहब ये बात है, आज तक बोलकर दिखाएंगे, आज तक दिखाया नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं युवा साथियों से, पंच पटेलों से, 12 साल की बच्ची है, बच्चा कोई भी हो, पेट्रोल डाल के यदि जलेगा तो साहब अपना पेट्रोल आदमी कहां डालता है? यो उल्टा डालता है या सीधा यहां डालता है? माथे पे, सीधा डालता। माथे पे डालेगा, यहां डाल देगा। बच्ची पता है किसे जली है? बच्चे के हाथ जले हुए नहीं है, गर्दन जली हुई नहीं है, और हमारे छाती के जो यहां से बच्चा दूध पीता है, ये दोनों बच्चे के जले हुए हैं। उसके बाद नीचे का पूरा हिस्सा जल चुका, और पुलिस कहती है कि बच्ची ने आग लगाई। कैसे गले उतरेगी ये घटना मुझे बताओ, बच्ची कैसे आग लगाई? बच्ची आग लगाती तो माथे पे डालती, कंधे पे डालती, और आग लगने के बाद बुझाने की कोशिश तो करती, उसके हाथ जलते। अब बताओ हम कैसे माने पुलिस ने सच किया है? कैसे माने? लेकिन किससे कहे, खा कहे, कैसे रोए? हमने तो एक ही चीज सीखी है, अन्याय के खिलाफ मरते दम तक लड़ना सीखा था, इसलिए हम तो लड़ने आए हैं, और लड़ाई ताकत से दी जाती है। शर्म आती है मुझे कहने में, कोई संकोच नहीं। यह समाज मीणा समाज है, यह मेरा समाज है जहां गिनती के तो युवा हैं और अपने आप को मीन भगवान की संतान कहते हो, अपने आप को अवतार कहते हो। अवतार बोलता है, मीना बोलता है, जो अपने समाज पे, अपने परिवार पे कोई संकट आए तो मरने मारने पे उतर जाए। आप लोग तय कर लो आपको क्या करना है, मेरा काम नहीं है। आपने कहा इसलिए मैंने पूरी बात आपको खुल के समझा दी, और मेरी बात से, मेरे विचार से कोई सहमत ना हो तो मीडिया वाला चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, सबके सामने मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ। कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। तालियां रहने दो, ताली मत बजाओ, कोई संदेह नहीं, ताली बजाते हो चोट यहां लगती है। ठीक बात है, क्या तरीका है यार? ठीक बात है। 250-300 लोग निकलनी चाहिए थी मीटिंग, निकलना मुझे ज्ञापन, 100 ज्ञापन ले लिए, 100 ज्ञापन मुख्यमंत्री को दे दिया, राज्यपाल को दे दिया, राष्ट्रपति को दे दिया, महिला आयोग को दे दिया, सारे एमएलए को दे दिया। क्या है ज्ञापन? ये कागज का टुकड़ा। आपके इस ज्ञापन को रद्दी फेंक देते हैं। अरे ताकत होती है तो ज्ञापन की जरूरत नहीं होती, सरकार अपने आप हिल जाती है, ही है। इसलिए मेरे पंच पटेलों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, ये अन्याय इस परिवार पर नहीं, ये तमाचा इस समाज पर का ध्यान रखना। सारी दुनिया बोलेगी तो उस बच्ची के मामले में लड़ाई लड़ी थी ना आप लोगों ने, क्या हुआ उसका?
और आज इसके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। देखते हैं ना तमाश, परमात्मा भी उसी का साथ देता है जो खुद लड़ना जानता है। अरे राम को पूछते हो, राम ने क्या लड़ाई लड़ी क्या? कृष्ण भगवान को पूछते हो, क्या कृष्ण भगवान लड़ाई लड़ी क्या? तो लड़ने से क्यों डरते हो फिर आप लोग? क्यों डरते हो लड़ने से? बैठा हूं यहाँ, आप कहोगे तो जाऊंगा। बुलाओ अपने बच्चों को, बुलाओ अपनी औरतों को। मेरे भी एक 2 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है, फोन कर दूंगा, जयपुर से आ जाएंगे। बुलाओ और तय करो कि साढ़े यहां से, या तो यहाँ रेलवे स्टेशन की दूर है जंक्शन, 1.5 किलोमीटर जाम कर दो सर। देखते हैं कि प्रशासन में कितनी ताकत है। निर्णय कर लो आप, हर तरीके से तैयार हूं। आदेश आप लोग दोगे, आगे कार्रवाई हम बढ़ाएंगे। और वादा कर रहा हूं, वचन दे रहा हूं, लाठी खाने की बंदूक नहीं लौट आएगी। अपने बाप की औलाद भागमनी छाती पे खा लूंगा, लेकिन कायरों की भांति बैठो मत, कायरों की भांति, बुद्धों की भांति अब चुप मत रहो। अब तो करो या मरो, बस ये बात करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया।